हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल के दुर्गापुर, बर्नपुर और भिलाई के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर यानी कि इन सभी ट्रेडों से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम जो हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये सेट 1 रहने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक खजाना वीडियो के नाम से वीडियो मिलेगा, जहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर तो यहीं से यानी कि इसी खजाने वाले वीडियो से ही आएगा। तो इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि अगर आप सेल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भेल, डीआरडीओ, एएलपी कोई सा भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये जो खजाना वाला जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये सभी ट्रेडों के लिए है, इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टॉपर नहीं बनना है, एग्ज़ाम पास करना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 स्टॉक इंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एयर कूल्ड होते हैं। यानी कि जो 2 स्टॉक जो इंजन होते हैं वो एयर कूल्ड होते हैं। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। मैं यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ कि जितने भी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि रिपीट होता है। यानी कि जितने भी सारे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि ऐसा ये भी हो सकता है कि ये सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट के एग्जाम में पूछा गया हुआ है तो ये डीआरडीओ के एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेल, भेल, बाकी सब जितने भी सारे आपके ट्रेड से रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम हैं उन सभी में ये रिपीट होता है। इसलिए आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से बना लें, ताकि अगर रिपीट हो तो आप आसानी से बना सकें। अब आइए फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे 2 स्टॉक इंजन एयर कूल्ड होते हैं। यह इंजन छोटे और कॉम्पैक्ट होते हैं। इंजन अधिक गर्म रहता है क्योंकि 2 स्टॉक में एक बार हीट उत्पन्न होती है। लुब्रिकेटिंग सिस्टम आसान होता है। अगला है, इसमें क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इंजेक्टर का मुख्य काम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डीजल स्प्रे करना, यही इसका मुख्य काम है। किसका? तो इंजेक्टर का। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इंजेक्टर का मुख्य काम डीजल स्प्रे करना है। फ्यूल इंजेक्शन पंप डीजल इंजनों में ईंधनों की आवश्यक मात्रा उच्च दाब पर तथा उचित समय पर इंजेक्टर तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठोस बियरिंग की हानि निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक बार जब सुराख शाफ्ट डायमीटर से बड़ा हो जाता है तो उसे ठीक करने के बजाय बदलना ही पड़ता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ठोस बियरिंग की हानि यह है कि एक बार जब सुराख शाफ्ट डायमीटर से बड़ा हो जाता है तो इसे रिपेयरिंग नहीं किया जा सकता, इसे बदलना ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक फेस प्लेट निम्नलिखित में से किसको पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनियमित जॉब को। और ये जो प्रश्न है 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे फेस प्लेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यह ढलवा लोहे की एक गोल डिस्क होती है जिसके केंद्र में एक चूड़ी कटा हुआ छेद होता है, जिसके द्वारा इसे मुख्य स्पिंडल के चूड़ीदार सिरे पर कसा जाता है। इसका उपयोग अनियमित आकृति तथा बड़े साइज के उन कारखंडों को पकड़ने के लिए किया जाता है जिन्हें चक तथा केंद्रों की सहायता से नहीं पकड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फ्लैंज माइक्रोमीटर से स्पर गियर में चेक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कॉर्डल थिकनेस चेक होता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्लैंज माइक्रोमीटर के दोनों एनविल फ्लैंज की शेप के होते हैं। इसके किनारे होने के कारण इसको गियर के दांतों की कॉर्डल मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सिलेंडर पर बने फिन्स की मोटाई मापने के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगर गाड़ी ओवर स्टीयर करती है तो इसका मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ड्राइवर गाड़ी जितनी मोड़ना चाहता है उससे अधिक मुड़ती है, यानी कि उससे अधिक मुड़ती है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर गाड़ी ओवर स्टीयर करती है तो इसका मतलब ड्राइवर गाड़ी जितनी मोड़ना चाहता है उससे अधिक मुड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जब स्लिप कोन आगे की बजाय पीछे की तरफ कम होती है तो गाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अंडर स्टीयर करती है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जब स्लिप कोन आगे की बजाय पीछे की तरफ कम होती है तो गाड़ी अंडर स्टीयर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गाड़ी को देखने पर कैम्बर बाहर की तरफ हो तो यह होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धनात्मक होता है। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गाड़ी को देखने पर कैम्बर बाहर की तरफ हो तो यह धनात्मक और अंदर की तरफ हो तो ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी यंत्र के उपयोगी जीवन की समाप्ति पर उसके मूल्य को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑब्सोलेरोंस मूल्य कहा जाता है। और ये जो प्रश्न है 2010 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑब्सोलेरोंस मूल्य यंत्र के उपयोगी जीवन की समाप्ति पर उसके मूल्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रूटिंग यानी कि मार्क चार्ट निम्न में से किस उद्योग में आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समुच्चय उद्योग, यानी कि असेंबली इंडस्ट्री में। और ये जो प्रश्न है 2007 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रूटिंग यानी कि मार्ग चार्ट समुच्चय उद्योग में आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। गैंट चार्ट किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्पादन कार्यक्रम, यानी कि प्रोडक्शन शेड्यूल। और ये जो प्रश्न है 2003 में पूछा गया वह प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गैंट चार्ट उत्पादन कार्यक्रम यानी कि प्रोडक्शन शेड्यूल की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
पुल डॉवेल पिन स्ट्रेट डॉवेल पिन की तरह होती है। अंतर सिर्फ यह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक सिरे के केंद्र पर सुराख बना होता है, यही अंतर है। और ये जो प्रश्न है 2003 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पुल डॉवेल पिन स्ट्रेट डॉवेल पिन की तरह होती है, अंतर सिर्फ यह है कि सिर के केंद्र पर सुराख जो है वो बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस में अधोरोधन यानी कि अंडर कटिंग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एंड बी बोथ। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो चरमबद्ध बेलनाकार सतहों के कंधों के पास, दूसरा क्या है, तो बोल्ट में चूड़ी स्थान के अंत में, यानी कि दोनों में। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे बोल्ट में चूड़ी स्थान के अंत में तथा चरमबद्ध बेलनाकार सतहों के कंधे के पास में अंडर कटिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एक एक्मे थ्रेड के पार्श्वों के बीच का कोण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 29 डिग्री है। और ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे एक एक्मे थ्रेड के पार्श्वों के बीच का कोण जो है वो 29 डिग्री होता है। इस प्रकार की चूड़ी का प्रयोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहाँ इसके साथ मिलने वाला नट शीघ्रता से लगाना हो। जैसे लेथ मशीन में हाफ नट चूड़िए काटते समय लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक M16 इंटू 1.5 पेंच चूड़ी में 1.5 दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पिच को दर्शाता है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे M16 इंटू 1.5 किसी स्क्रू थ्रेड को दर्शाने का एक तरीका होता है, जिसमें जो M है वो किस चीज़ को दर्शाता है, तो जो M है वो मीट्रिक थ्रेड को दर्शाता है। जो 16 है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये नॉमिनल व्यास को दर्शा रहा है। तथा 1.5 है वो किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो स्क्रू के पिच को दर्शा रहा है या दर्शाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक स्कंदक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एलम। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे अधिक स्कंदक एलम है। एलम एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य खराद यानी कि लेथ मशीन पर नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्लॉटिंग। यानी कि जो स्लॉटिंग है वो खराद यानी लेथ मशीन पर नहीं किया जा सकता है। और ये जो प्रश्न है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्लॉटिंग कार्य खराद यानी कि लेथ मशीन पर नहीं किया जा सकता है। अगला है लेथ मशीन पर बोरिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, थ्रेडिंग आदि प्रक्रिया की जाती है। स्लॉटर एक प्रत्यागामी प्रकार का मशीन टूल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लेथ मशीन को निर्दिष्ट करने के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लेथ की ऊंचाई। और ये जो प्रश्न है 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेथ मशीन की विनिर्दिष्ट लेथ की ऊंचाई से नहीं प्रदर्शित करते हैं।
लेथ के केंद्रों के बीच की दूरी तथा बेड की लंबाई आदि निम्नलिखित गुणों से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मार्टेम्परिंग एक पद्धति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हार्डनिंग पद्धति। यानी कि जो मार्टेम्परिंग है वो कैसी पद्धति है, तो हार्डनिंग पद्धति है। और ये जो प्रश्न है कब पूछा गया, तो सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यह हीट ट्रीटमेंट की एक विधि है जिसमें धातु पर हार्डनेस का गुण बढ़ाया जाता है। स्टील में हार्ड होने का जो गुण होता है उसके कार्बन की प्रतिशत पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लेथ टूल का निम्न में से कौन सा कोण चिप्स कणों को हटाने में सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि टॉप रेक एंगल, यानी टॉप रेक कोण। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले देख लेते हैं ये कब पूछा गया हुआ प्रश्न है, तो ये 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे टॉप रेक कोण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेथ टूल के द्वारा जॉब के चिप्स को हटाने के लिए टॉप रेक कोण सहायक होता है। रेक कोण फेस की सतह और आधार के समांतर सतह के बीच जो कोण बनाता है उसे रेक कोण कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से हर एक एग्जाम, यानी कि हर एक एग्जाम में यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आएंगे ही आएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।